गुड मॉर्निंग एवरीवन। सॉरी, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से थोड़ा हो गया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सभी लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। यस सर। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर स्टार्ट किया था। ठीक, बेसिकली हमने बात की थी कि सेमीकंडक्टर कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा था कि हाँ, डोपिंग के अकॉर्डिंग कि किस तरह की हम डोपिंग कर रहे हैं या डोपिंग नहीं कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास दो तरह के सेमीकंडक्टर थे। एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, दूसरा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो जिनमें हम क्या कर रहे थे, एक्सटर्नल कोई इंप्योरिटी ऐड नहीं कर रहे थे, ये एकदम प्योर फॉर्म थे। यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल इंप्योरिटी ऐड नहीं हो रही थी। ये जैसे नेचर में अवेलेबल है उसी तरह से ये इनको हम यूज कर रहे थे। ठीक, बट यहाँ हमने प्रॉब्लम देखी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी थी वो काफी कम थी। अब इतनी स्मॉल कंडक्टिविटी का सेमीकंडक्टर हमारे किसी बेसिकली यूज का था नहीं कि हम उसको किसी भी यूज कर पाए और उससे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जनरेट कर पाए, बना पाए, मैन्युफैक्चर कर पाए। तो ये पॉसिबल थोड़ा था नहीं। तो इसलिए हमने क्या किया कि इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डोपिंग कराई। ठीक, डोपिंग बेसिकली क्या होता है, जब हम किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कोई एक्सटर्नल इंप्योरिटी ऐड कर रहे हैं तो उसको हमने क्या बोला, डोपिंग बोला। ठीक है, अब ये जो डोपिंग होती थी इसमें जो एक्सटर्नल इंप्योरिटी मिलाई जाती थी उसको हम बोलते हैं डोपेंट। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, डोपेंट बोलेंगे। अब ये डोपेंट दो टाइप के हो सकते हैं, एक थर्ड ग्रुप का, एक फिफ्थ ग्रुप का। जो थर्ड ग्रुप के होंगे उनको हम बोलेंगे एक्सेप्टर। रीजन अभी आगे देखोगे, ये इलेक्ट्रॉन को बेसिकली एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, दैट इज व्हाई इनको हमने बोला है एक्सेप्टर। एंड जो फिफ्थ ग्रुप में रहेंगे उनको हम बोलेंगे डोनर। रीजन कि ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर पा रहे हैं। जब कंडक्शन की बात होगी तो ये इलेक्ट्रॉन अपने पास से दे पा रहे हैं, इनके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इसकी वजह से इनको हमने क्या बोला है, डोनर बोला है। ठीक, अच्छा, जब हमारी डोपिंग थर्ड ग्रुप की होगी तो हमारा जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा वो कहलाएगा पी टाइप का सेमीकंडक्टर। अगर हमने एक्सेप्टर टाइप की डोपिंग कराई है, जो हमारा डोपिंग है वो एक्सेप्टर टाइप की है, मीनिंग हम थर्ड ग्रुप का एलिमेंट मिला रहे हैं अपने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, तो वो किस तरह का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनेगा, पी टाइप का। इन केस अगर हम फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट मिला रहे हैं यानी डोनर टाइप की डोपिंग कर रहे हैं, तो हमें जो सेमीकंडक्टर मिलेगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो कैसा मिलेगा, एन टाइप का सेमीकंडक्टर मिलेगा। राइट, ये तुम्हारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। बेसिकली क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं कह सकते, ये बेसिकली इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का बॉन्ड डायग्राम है कि किस तरीके से उसमें जो बॉन्ड बने होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, वो किस तरह से एक क्रिस्टल के एक एटम किस तरह से चार एटम से बॉन्डिंग बना के रखता है। तो यहाँ पे देखो, हमें पता है कि जितने भी सेमीकंडक्टर होंगे वो सब आपके फोर्थ ग्रुप में लाई करेंगे, मीनिंग उनके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4। तो जब आउटर मोस्ट में अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन 4 है, किसका माइक खुला हुआ है, हाँ, तो अगर इसके आउटर मोस्ट सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, मीनिंग ये कोवेलेंट बॉन्डिंग करेगा 4 और सिलिकॉन से। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इसने कोवेलेंट बॉन्ड बना रखे हैं 4। जब तक हमने कोई एनर्जी इसको प्रोवाइड नहीं की, मीनिंग ये 0 डिग्री केल्विन पे है, जब तक हमने इसको कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं की तब तक इसमें कोई कंडक्शन नहीं होगा। रीजन, जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ क्रिस्टल में अवेलेबल हैं वो सारे के सारे क्या हैं, आपस में कोवेलेंट बॉन्डेड हैं, कोई भी यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है।
मतलब ये न्यूक्लियस से एक एनर्जी के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ इन्होंने एक बॉन्ड बना रखा है। उस बॉन्ड में एक अपनी एक एनर्जी है, जिसको जब तक हम उस एनर्जी उस बॉन्ड को जब तक ब्रेक नहीं करेंगे तब तक ये इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होंगे। तो 0 डिग्री केल्विन पे इनके पास कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं होता जो फ्री हो कंडक्शन के लिए। दैट इज वाई 0 डिग्री केल्विन पे ये कैसे बिहेव करेंगे, इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, 0 डिग्री केल्विन पे ये कैसे बिहेव करेंगे, इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे। अब अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया और टेम्परेचर इतना इंक्रीज किया कि जो हमने अभी पढ़ा था, जैसे ये सेमीकंडक्टर का वैलेंस बैंड है और ये सेमीकंडक्टर का कंडक्शन बैंड है, और इनके बीच में जो एक गैप था Eg, हमें बेसिकली अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन या कंडक्शन बैंड में ले जाना था तो उसके लिए हमें क्या करना होता था कि मिनिमम वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को ले जाके कंडक्शन बैंड तक पहुंचाना था, और उसके लिए एनर्जी हमें कितनी लगनी थी, एनर्जी जितना Ec और Ev के बीच में, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड की एजेस के बीच में जो गैप है। तो अगर हम जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ये थर्मल एनर्जी इस Eg से यानी एनर्जी गैप से ग्रेटर हो जाती है। तब क्या होगा, ये जो बॉन्ड बना हुआ ये वाला, ये बॉन्ड बेसिकली ब्रेक होगा। ठीक है, कोई ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये पर्टिकुलर ये वाला होगा, इधर ये भी हो सकता है, मीनिंग ये वाला बॉन्ड भी हो सकता है, ये बॉन्ड भी हो सकता है, लेकिन अभी हम देख के चल रहे हैं कि मान के चल रहे हैं कि ये वाला बॉन्ड आपका बेसिकली ब्रेक हो रहा है। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन है ये निकल के बाहर आएगा और यहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन हमें मिलेगा। ठीक, और अपने पीछे ये क्या करेगा, एक खाली जगह छोड़ के जाएगा, एक वैकेंसी छोड़ के जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के हटने की वजह से एक वैकेंट प्लेस यहाँ पे ये छोड़ के जाएगा, और जो ये वैकेंट प्लेस है इसी को हमने नाम दिया है होल। ठीक, तो इन जनरल हम देखेंगे जब अभी आगे बात करेंगे एनर्जी बैंड डायग्राम पे और ज्यादा डिस्कशन होगा, तब देखेंगे कि जो आपके होल्स हैं वो बेसिकली आपके वैलेंस बैंड में पाए जा रहे हैं। वो होल जो कंडक्शन में हेल्पफुल हैं या कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिनकी वजह से कंडक्शन हो रहा है, वो होल कहाँ पे पाए जा रहे हैं, वैलेंस बैंड में। और वो इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ मिल रहे हैं, कंडक्शन बैंड में। ये याद रखेंगे कि सेमीकंडक्टर में जो करंट का फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन प्लस होल दोनों की वजह से होता है। तो अगर होल मूव करेगा तो भी आपको करंट मिलेगी, अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो भी आपको करंट मिलेगी। ठीक, अच्छा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एक चीज और याद रखेंगे कि जो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और कंसंट्रेशन ऑफ होल, ये दोनों जो होंगे वो बराबर होंगे। अच्छा, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि देखो अभी जो हम ये बात कर रहे हैं, जो पिक्चर सामने देख रहे हैं, इसमें बेसिकली आपने कुछ सिलिकॉन एटम की बात की, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब एक आप पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करोगे तो वहां पे कई सारे सिलिकॉन के एटम आपके अवेलेबल होंगे, और हर सिलिकॉन के पास अपने अपने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन की, तो हम देखते हैं कि पर पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, कितने फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन। एंड इसी तरीके से पर यूनिट वॉल्यूम में कितने होल अवेलेबल हैं उसको हम बोलते हैं होल कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल का कंसंट्रेशन हमेशा इक्वल रहेगा। अच्छा, इसका भी रीजन है कि यहाँ पे जब तक आप एनर्जी नहीं प्रोवाइड कर रहे हो तब तक यहाँ पे आपके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा अवेलेबल नहीं था। फ्री इलेक्ट्रॉन या होल अवेलेबल कब हो रहे हैं, जब हम बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं। जब हम बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं तो हमारे इलेक्ट्रॉन और होल अवेलेबल हो पा रहे हैं। तो जब भी हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों ही पेयर में जनरेट होंगे, मीनिंग अगर एक इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ तो एक होल भी जनरेट होगा। दैट इज वाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल की जो कंसंट्रेशन होगा वो इक्वल होगा, और उसको हमने बेसिकली इक्वल दिखाया है इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन के। Ni जो है वो इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन है। अभी आगे और अच्छे से समझ में आएगा कि ये बेसिकली ये टर्म क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। नाउ
अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मीनिंग क्या, उसमें हमने कुछ ना कुछ डोपिंग की होगी, मीनिंग हमने कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी मिलाई होगी, और उस इम्प्योरिटी को हमने क्या बोला है, डोपेंट बोला है। ये डोपेंट कितने टाइप के हो सकते हैं, 2 टाइप के हो सकते हैं, एक थर्ड ग्रुप का और दूसरा फिफ्थ ग्रुप का। ट्राइवेलेंट, पेंटावेलेंट। वो जिनकी वैलेंसी 3 है तो वो ट्राइवेलेंट, वो जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हैं वो पेंटावेलेंट। ठीक, तो अगर हमने माना कि हमने पेंटावेलेंट डोपिंग की हुई है, ठीक है, तो अच्छा, अगर हमने पेंटावेलेंट डोपिंग की है यानी हमने फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट एज अ इम्प्योरिटी ऐड करा है, तो अब जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा होगा वो किस तरह का स्ट्रक्चर शो करेगा। पहले याद रखेंगे कि जो हम ये डोपिंग कर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम डोपिंग कर रहे हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जब हम डोपिंग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलेगा। अगर हम बात करें कि ये एक कोई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, उससे हमें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर चाहिए, तो हमने किया क्या होगा, यहाँ पे डोपिंग की होगी, राइट। अच्छा, यहाँ पे हमने एक डोपिंग करा रखी है फास्फोरस की। फास्फोरस एक आपका फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट है, तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, फास्फोरस की डोपिंग करा रखी है। अच्छा, फास्फोरस के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5। जब 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर कुछ इनका इस तरह से होता है कि ये इनके 4 इलेक्ट्रॉन तो 4 सिलिकॉन से बॉन्ड बना लेते हैं। बाकी जो 5वां इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के पास ऐसे ही उसी के चारों ओर चक्कर काटता रहता है, मीनिंग उसने किसी से बॉन्ड नहीं बना रखा होता है। हाँ, लेकिन ये भी नहीं कहेंगे कि वो एकदम फ्री होता है। न्यूक्लियस के पास जो पॉजिटिव एनर्जी है उसकी वजह से ये कहीं ना कहीं उससे बॉन्डेड रहता है, मीनिंग कुछ एनर्जी है जो उसको फ्री होने से रोक रही है, मीनिंग उसने कहीं ना कहीं अपने आप को न्यूक्लियस की वजह से वो उसी एटम की जो ऑर्बिट्स हैं उसी में कहीं ना कहीं रोटेट कर रहा है, मतलब वो कंडक्शन बैंड में बेसिकली नहीं पहुंचा है। ये समझना है कि जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो इनिशियली जब हम बात कर रहे हैं कोई एनर्जी हमने नहीं दी है, हमारा जो सेमीकंडक्टर है वो 0 डिग्री केल्विन पे है, अगर उसका कोई टेम्परेचर नहीं दिया है, तो उस टाइम पे ये जो एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन भी दिख रहा है जिसको हम बोल तो रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये प्रॉपरली फ्री नहीं होता है, ये कहीं ना कहीं न्यूक्लियस से अटैच रहता है। और अगर इसको हमें कंडक्शन बैंड में भेजना है, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से फ्री इलेक्ट्रॉन बनाना है, इसको इससे करंट फ्लो करानी है इसके थ्रू, तो हमें क्या करना होगा, कुछ माइन्यूट एनर्जी ने प्रोवाइड करनी होगी, ठीक है। तो जैसे तो ये भी याद रखेंगे कि 0 डिग्री केल्विन पे एन टाइप सेमीकंडक्टर भी इंसुलेटर की तरह काम करता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर भी इंसुलेटर की तरह काम करता है, ठीक है। अच्छा, अब यहां देखो, क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हर फास्फोरस के पास पहले से ही अवेलेबल है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हर फास्फोरस के पास पहले से ही अवेलेबल है। और अगर आप टोटल क्रिस्टल की बात करोगे, जब आप एन टाइप सेमीकंडक्टर के टोटल क्रिस्टल की बात करोगे, तो वहां पे कई सारे फास्फोरस और कई सारे सिलिकॉन होंगे, मीनिंग आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक तो इस वजह से जनरेट हो रहा है क्योंकि फास्फोरस के पास इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा सेम वही फिनोमिना जब हम टेम्परेचर देंगे तो बॉन्ड ब्रेक होंगे और इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर जनरेट होगा, राइट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2 तरह से जनरेट हो रहा है, एक जो फास्फोरस के पास अपना इलेक्ट्रॉन है, एंड दूसरा जो हम जनरेट कर रहे हैं टेम्परेचर प्रोवाइड करके। दैट मीन्स यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन है वो हाई होगा इन कंपैरिजन टू होल के कंसंट्रेशन से। तो यहाँ पे जो मेजॉरिटी कैरियर, जो मेजॉरिटी कैरियर कहलाएंगे वो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो माइनॉरिटी कैरियर होंगे वो क्या होंगे, होल्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे कैरियर की बात क्यों हो रही है, इन्हें क्यों कैरियर बोला जा रहा है, ये अभी आगे समझ में आएगा। बेसिकली ये करंट फ्लो करने में हेल्पफुल रहते हैं, इस वजह से इनको हम कैरियर बोल रहे हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे मेजॉरिटी में होंगे वो कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो माइनॉरिटी में होगा वो होल्स होंगे, राइट। ठीक, अब पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करते हैं।
पी टाइप सेमीकंडक्टर है मतलब हमने क्या किया है, थर्ड ग्रुप की कोई इंप्योरिटी ऐड करा रखी है। थर्ड ग्रुप की कोई इंप्योरिटी अगर हमने ऐड करा रखी है तो वो कैसा बनेगा, पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा। अच्छा, यहाँ पे भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि उसके 3 इलेक्ट्रॉन, जो थर्ड ग्रुप का हमने इंप्योरिटी मिलाई, उसके 3 इलेक्ट्रॉन तो सिलिकॉन से बॉन्ड बना लेते हैं। लेकिन अगर आप फोर्थ इलेक्ट्रॉन, इसका जो फोर्थ यहाँ पे वैकेंसी जनरेट हुई, अगर सिलिकॉन के क्रिस्टल स्ट्रक्चर को देखो या उसके स्ट्रक्चर को देखो जी कि किस तरह से उसमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है, उस हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे अगर बोरान को देखोगे तो यहाँ एक पहले से ही खाली जगह या वैकेंट प्लेस नजर आएगा। अब इस वैकेंट प्लेस को हमने क्या बोला है, होल बोला हुआ है। ये होल क्यों क्यों है, क्योंकि थर्ड ग्रुप का जो थर्ड ग्रुप के जो एटम्स हैं उनकी जो ये वाली स्टेट है, मतलब जो फोर्थ स्टेट है, जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन जिस स्टेट में रहना था वहां पे कोई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। दैट इज वाई वहां पे एक वैकेंट प्लेस बना हुआ है, ठीक है। और उसकी वजह से ये क्या कहला रहा है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा होल नजर आ रहा है, ठीक। अब ये एक्स्ट्रा होल भी कंडक्शन में हेल्पफुल तब होगा जब हम टेम्परेचर में कुछ इंक्रीज करेंगे। अगर हम बात करें 0 डिग्री केल्विन की तो ये भी इंसुलेटर की तरह ही काम करेगा। एट 0 डिग्री केल्विन कोई भी तरह का सेमीकंडक्टर कंडक्शन प्रोवाइड नहीं करता है। एट 0 केल्विन कोई भी सेमीकंडक्टर कंडक्शन प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक। अच्छा, यहाँ पे नंबर ऑफ होल हमें दिख रहा है कि नंबर ऑफ होल्स जो हैं वो ज्यादा होंगे, ठीक। तो यहाँ पे मेजॉरिटी कैरियर कौन है, होल होंगे, और माइनॉरिटी कैरियर कौन है, इलेक्ट्रॉन होंगे, राइट। अच्छा, हम काफी देर से कह रहे हैं कि हाँ इलेक्ट्रॉन और होल दोनों ही आपके रिस्पॉन्सिबल होंगे कंडक्शन के लिए, राइट। तो थोड़ा सा ये देखते हैं कि किस तरह से होल का मूवमेंट होता है या होल कैसे करंट प्रोवाइड कराता है, ठीक। इन जनरल जब स्टार्टिंग में बात करेंगे तो आपका जो पी टाइप का जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह का होगा, ठीक। हमने टेम्परेचर प्रोवाइड किया और टेम्परेचर प्रोवाइड करके इस बॉन्ड को ब्रेक किया। इस बॉन्ड को ब्रेक किया तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला और अपने पीछे एक वैकेंसी छोड़ के गया, ठीक। हमें पता है ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक सर्टेन टाइम के लिए ही आउटर मोस्ट में रहेगा, ठीक। फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में ये कुछ देर के लिए रहेगा, उसके बाद ये वापस अपने आप को बॉन्ड बना के वापस कंडक्शन बैंड में वापस वैलेंस बैंड में आने की कोशिश करेगा। रीजन कि हमें कोई भी मटेरियल या कोई भी एटम जो अवेलेबल है नेचर में वो चाहता है कि हम हमेशा स्टेबल स्टेट में रहें, राइट। तो अपनी स्टेबिलिटी को वापस गेन करने के लिए ये क्या कोशिश करेगा इलेक्ट्रॉन कि कोई भी खाली अगर होल हो तो उससे हम फिर से बॉन्ड बना लें, ठीक। अब मान लो उस समय हमने देखा कि ये वाला होल जो है वो फ्री था, ये इलेक्ट्रॉन जाके इस होल से यहाँ पे एक ऐसे बॉन्ड बना ले रहा है, ठीक। यहाँ पे ऐसे बॉन्ड बना ले रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन नहीं रहा, राइट। तो अब देखो तुम्हें अब देखने को क्या मिला, पहले तुम्हारा जो होल था वो यहां कहीं पे था, राइट। अब वो होल उठ के यहां आ गया है। ये तो बात हुई जब हम केवल सिंगल होल की बात कर रहे हैं। जब इस तरह से एक बड़े क्रिस्टल में आप फुल पिक्चर में इसको देखोगे तो कई सारे इलेक्ट्रॉन, जब हम टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं तो कई सारे इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं और कई सारे इलेक्ट्रॉन उसी टाइम पे रिकम्बाइन हो रहे हैं। ये काम जो होगा वो 10⁻⁻⁸ सेकेंड में होगा, तो काफी तेजी से ये चीजें हो रही हैं। तो मीनिंग हमें इलेक्ट्रॉन और होल दोनों का फ्लो एक साथ देखने को नजर आएगा। ये तो मतलब जो हमने दिखाया ये उसका उसका सैंपल समझ सकते हैं, लेकिन इस तरीके से आपके इलेक्ट्रॉन और होल दोनों ही फ्लो करेंगे और उस फ्लो की वजह से हमें करंट मिलेगी, राइट। अच्छा, अभी तक में किसी को कोई डाउट है? नो सर। ओके, नो सर। ठीक है। तो अब हम बेसिकली बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। अच्छा, तो जो जो क्वांटम मैकेनिक्स आपने देखी होगी या कभी पढ़ी होगी उसमें आपने 3 बेसिक प्रिंसिपल देखे। पहला एनर्जी क्वांटा, दूसरा वेव पार्टिकल डुअलिटी, तीसरा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एनर्जी क्वांटा को ले रहे हैं, ठीक। उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट को समझो। जब हम बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, ठीक, उसमें क्या होता है, हमारी लाइट रे किसी मटेरियल पे आके गिरती है, उसकी वजह से वहां पे इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, ठीक, और उसकी वजह से वहां पे कंडक्शन होता है, ठीक। अगर किसी को ज्यादा समझना हो तो जब कई जगहों पे तुमने देखा होगा कि जब तुम किसी भी डोर के सामने जाते हो, वहां पे जैसे ही तुम डोर के पास पहुंचे और तुरंत डोर अपने आप ओपन हो जाता है। बेसिक रीजन उसका यही है कि वहां पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट काम कर रहा है। सर्किट में करंट तब फ्लो करने लगती है जब उस पर लाइट नहीं एमिट हो रही है। मतलब हमने सेटिंग कुछ इस तरह से कर रखी है कि जब तक लाइट उस पर पड़ रही है उसके स्विच पे, तब तक वो ऑन रहेगा, डोर को क्लोज रखेगा, और जैसे ही लाइट उससे हटेगी उसमें करंट फ्लो होना बंद होगी और डोर ओपन हो जाएगा, राइट। तो ऐसे ये बेसिक फिनोमिना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? कोई लाइट रे आई, एक मेटल के सरफेस पे गिरी, और उसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए, ठीक। अच्छा, क्लासिकल जब फिजिक्स की हम बात करते हैं तो उन्होंने ये कहा कि अगर कोई लाइट रे इस ऐसे किसी मटेरियल सरफेस पे गिर रही है और उस लाइट रे की जो इंटेंसिटी है वो इतनी हाई है कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है या यहाँ जो मटेरियल अवेलेबल है, उस मटेरियल के एनर्जी गैप को वो ओवरकम कर रही है। मीनिंग जो इंटेंसिटी है वो आपकी एनर्जी गैप से ज्यादा अगर हो रही है तो इलेक्ट्रॉन आपके जनरेट होंगे। और डजंट मैटर कि उस लाइट रे की फ्रीक्वेंसी क्या है, उस लाइट रे की फ्रीक्वेंसी क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। बट जब प्रैक्टिकली इस फिनोमिना को देखा गया, तब बेसिकली ऐसा देखा गया कि ऐसा हो नहीं रहा है। मतलब डिफरेंट लाइट रे के लिए, डिफरेंट कलर की लाइट रेस के लिए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जनरेशन हो रहा है वो डिफरेंट डिफरेंट है। मतलब कहीं ना कहीं ये देखा गया कि जो इलेक्ट्रॉन लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है उस पे कहीं ना कहीं इंटेंसिटी या जो लाइट की एनर्जी है, एनर्जी ऑफ लाइट जो है वो कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है। मीनिंग जो हम लाइट प्रोवाइड करा रहे हैं, अगर वो कलर डिफरेंस हुआ, करंट डिफरेंट हुआ, वेवलेंथ डिफरेंट हुई, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हुई, तो मीनिंग हर लाइट की उसी हिसाब से एनर्जी भी डिफरेंट डिफरेंट होगी। तब वहां पे इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए प्लैंक्स ने अपनी थ्योरी दी, ठीक। उन्होंने कहा कि अगर कोई हीटेड सरफेस है, कोई भी सरफेस जो हीटेड है और उससे रेडिएशन हो रहा है, अगर किसी हीटेड सरफेस से कोई रेडिएशन हो रहा है, तो उस रेडिएशन में जो एनर्जी एमिट होगी वो बेसिकली डिस्क्रीट पैकेट्स में होगी। उस रेडिएशन में जो एनर्जी एमिट होगी वो डिस्क्रीट पैकेट में होगी, और उन डिस्क्रीट पैकेट्स को हमने क्या बोल दिया? क्वांटा बोल दिया, ठीक। और उस क्वांटा की जो एनर्जी थी वो E इज इक्वल टू एच म्यू, E इज इक्वल टू एच म्यू से रिप्रेजेंट की, जहां पे H क्या है तुम्हारा? प्लैंक्स कांस्टेंट है, राइट। ओके, प्लैंक्स ने जो भी बताया उसके बाद फिर आइंस्टीन आए। आइंस्टीन ने भी इसी तरह की कुछ थ्योरी दी, बट वो थ्योरी बेसिकली रिलेट कर रही थी लाइट वेव से। जो प्लैंक ने थ्योरी दी वो थ्योरी थी कि हीटेड सरफेस से अगर कोई रेडिएशन निकल रहा है, किसी भी हीटेड सरफेस से अगर कोई रेडिएशन निकल रहा है, तो वो क्वांटा के फॉर्म में निकलेगा और उसकी एनर्जी क्या होगी? E इज इक्वल टू एच म्यू। बट आइंस्टीन ने आके उसी थ्योरी को और एक्सटेंड किया और कहा कि मतलब अगर कोई लाइट वेव है, कोई लाइट वेव है, तो वो भी जो एनर्जी कंटेन करेगी, लाइट वेव जो एनर्जी कंटेन करेगी, वो एनर्जी भी किस फॉर्म में होगी? एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में होगी, ठीक है। एनर्जी के पैकेट्स में के फॉर्म में होगी, और इन पैकेट्स को हमने क्या बोला है? फोटोन बोला है, ठीक है। और उन फोटॉन्स की जो एनर्जी अगर हम मेजर करेंगे तो उन फोटोन की एनर्जी क्या होगी? E इज इक्वल टू एच म्यू, राइट। और अगर एक फिनोमेना उन्होंने साथ में ये दिया कि अगर आपको किसी इलेक्ट्रॉन को उसके न्यूक्लियस से उसकी जो उसका जो पेरेंट एटम है उससे अलग करना है,
मीनिंग कुछ ऐसा करना है कि हाँ, कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है, जिस एटम का वो इलेक्ट्रॉन है, वो उस एटम को छोड़ के बाहर निकल जाए, मतलब उसके जो जो न्यूक्लियस का जो इन्फ्लुएंस है उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो पूरी तरह से खत्म हो जाए। तो अगर हमें ऐसी चीज करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, मिनिमम जो एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी, उसके लिए हमें जो मिनिमम एनर्जी जो प्रोवाइड करनी होगी, वो किसके बराबर होगी, एटम के या पार्टिकल के वर्क फंक्शन के। तो बेसिकली वर्क फंक्शन क्या है, वर्क फंक्शन वो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी है जिसको प्रोवाइड करने से एटम का इलेक्ट्रॉन एटम के न्यूक्लियस को छोड़ के फ्री स्पेस में चला जाता है, राइट। इसमें किसी को कहीं कोई डाउट? नो नो सर। सर। नो सर। नो सर। अच्छा, तो सभी लोग चैट बॉक्स में अपने रोल नंबर से अटेंडेंस मार्क करेंगे, ठीक है, केवल रोल नंबर से। और ये चीज है कि जिन लोगों ने भी अपना प्रॉपर नेम और रोल नंबर से ज्वाइन नहीं कर रखा है, उनको हम अटेंडेंस नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बाद में ये क्लियर हो पाना कि किसका ये नेम है क्या है, नहीं हो पाता। और आप लोग वही है कि अननेसेसरी किसी भी नेम से आप ज्वाइन कर रहे हो, तो जो भी लोग इस तरह के नेम से ज्वाइन किए हुए हैं, उनको आज की शायद अटेंडेंस ना मिल पाए। ऐसा कोई है? तो इट्स गुड कि आप सभी लोग नेम एंड रोल नंबर से ही ज्वाइंड हो। काइंडली अपना पूरा रोल नंबर वहां पे टाइप करेंगे, और नीड नहीं है प्रेजेंट सर लिखने की, नीड नहीं है, केवल अपना रोल नंबर टाइप करिए, दैट्स इट। फुल रोल नंबर जो आपका यूनिवर्सिटी रोल नंबर पूरा है, उसको टाइप करिए बस। अच्छा, जो हमारा दूसरा प्रिंसिपल है, वो बेसिकली क्या कह रहा है, वेव पार्टिकल डुअलिटी। अटेंडेंस आपने मार्क कर लिए ना, आई गेस। सभी को स्क्रीन विजिबल है?
हेलो एवरीवन, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. और स्क्रीन भी अब शेयर हो गई ना, प्रॉपर्ली शो हो रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो अभी जो हमें बात करनी है वो बेसिकली हाँ, नेक्स्ट प्रिंसिपल जो है हमारा क्वांटम मैकेनिक्स का, वो क्या है? वेव पार्टिकल डुअलिटी प्रिंसिपल। ठीक, इसको देखने के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, हमने क्या किया, एक मार्बल गन ली, मैंने मतलब एक कोई गन ली जो क्या कर रही है, एक टाइप ऑफ लार्ज पार्टिकल जनरेट कर रही है। वो डिस्क्रीट है एंड साइज उनका जो है वो कंपेरेबल है फोटोन से। इन कंपैरिजन टू फोटोन उसका साइज जो है वो काफी ज्यादा है। तो ऐसे डिस्क्रीट